हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा था, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया था। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं शोध अभिवृत्ति से, उन पर आधारित प्रश्न हैं। अगर नए प्रश्न आपसे शोध अभिवृत्ति से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें से आसानी के साथ 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो 1 से 2 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से अगर आप 5 प्रश्नों में से उठा लिया जाता है तो बाकी के जो 3 नए प्रश्न हैं वो आपको इन प्रैक्टिस सेट से आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट है और इसके अंत में मैं आपको प्रीवियस ईयर या विगत वर्षों में जितने भी शोध अभिवृत्ति के प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक जगह संकलित करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करिएगा और मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद जो है आप अपना जो है आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर लगे वीडियो फास्ट चल रही तो वीडियो को पॉज करिएगा और प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर एक बार में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन या प्रश्न सही नहीं होते तो आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट करें। कोई इसका चार्ज नहीं है प्रैक्टिस सेट का, आपके ऊपर है, आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करें। मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या होता है, यह पूछा जा रहा है। इन चारों ऑप्शन में से एक अनुसंधानकर्ता या एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या होता है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, बी ऑप्शन है सक्रिय कल्पना या सी ऑप्शन है क्षमता। डी ऑप्शन दिया गया यहाँ उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सही विकल्प या सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। एक अनुसंधानकर्ता का जो विशिष्ट गुण है वो जिज्ञासु भी होता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है वो सक्रिय कल्पना भी करता है। फिर उसके बाद सी, उसके अंदर पोटेंशियल भी होती है, तभी तो वो अनुसंधान करता है। तो ये तीनों विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। इस कंडीशन में जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए इन सभी विकल्पों में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। अगर आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप बहुत सारे प्रश्नों का इसी तरह से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको समझना होता है, फिर उसका आंसर देना होता है। तो यहाँ पर यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित, यानी कि जो भी आंकड़ा उसने कलेक्ट किया है अपने अनुसंधान के दौरान, तो उसको वो सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए इन सभी विकल्पों में से किस शब्द का प्रयोग करता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है विश्लेषण, बी ऑप्शन दिया गया है संश्लेषण, सी ऑप्शन दिया गया है सारांश, फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अपने अनुसंधान जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे जो जुड़े डाटा होते हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, विश्लेषित करते हैं या विश्लेषण करते हैं उसका। जो हमारे अनुसंधान के टॉपिक से जो डाटा रिलेटेड नहीं होता है हम उन डाटा को अलग करते हैं। जो मुख्य बिंदु के डाटा होते हैं जो हमारे रिसर्च से, उनको हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए इन सभी विकल्पों में से जो है विश्लेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी, कोई गलत प्रश्न लगता है या ऑप्शन गलत लगता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न के बारे में मुझे अवगत कराएं, मैं उसको सही कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सारे प्रश्न जो है सही हों। इतना टाइप करना होता है, कुछ हो सकता है बाय द वे मिस्टेक हो जाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है तुलना, बी ऑप्शन है चर्चा और सी ऑप्शन मूल्यांकन दिया गया है और डी ऑप्शन विश्लेषण। तो हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इन सभी विकल्पों में से
तर्क वितर्क परिणाम को जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। अगर आपने मूल्यांकन ऑप्शन को सेलेक्ट किया है या इसको जो है आंसर किया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जाता है। यानी सपोज करिए कि आप अनुसंधान करता हैं या शोध करता हैं तो आपसे क्या अपेक्षा रखी जाती है या क्या अपेक्षित किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, बी ऑप्शन है नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, और सी ऑप्शन है विभिन्न विचारों का विश्लेषण करना, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना जो है एक शोधकर्ता का पहला जो है काम होता है। किसी भी तथ्य से संबंधित वो जब उनका विश्लेषण करता है तो एक नियम या संकल्पना या सिद्धांतों का क्या करता है, वो प्रतिपादन करने का प्रयास किया जाता है। तो एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जाता है या क्या अपेक्षा रखी जाती है कि वो नए सिद्धांतों और नए नियमों का सृजन करे। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी ऑप्शन लगाया है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, अगर बी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, बी ऑप्शन है अनुसंधान विज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को करना, सी ऑप्शन है अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना, और डी ऑप्शन है अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां तैयार करना। तो हमें इसमें से सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। यहाँ पर पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि इन चारों विकल्पों में से अंतः विषय अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना होता है। तो अगर आपने ऑप्शन ए जो है राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है। तो यहाँ पे अनुसंधान के संदर्भ में कुछ विशेषताओं के बारे में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से अनिवार्य या महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला जो ऑप्शन है पुनरावृत्ति, बी ऑप्शन है सामान्यीकरण, और सी ऑप्शन है प्रयोज्य, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। तो यहाँ पे जो है ये अनुसंधान का एक अनिवार्य विशेषता होता है। किसी भी तथ्य या किसी कॉन्सेप्ट का सामान्यीकरण करना जो है एक अनुसंधानकर्ता का महत्वपूर्ण काम होता है। तो अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता क्या है, सामान्यीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है कि किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जाता है। जो भी अनुसंधान होता है उसकी गहनता को किसके द्वारा आंका जाता है। पहला जो ऑप्शन है अनुसंधान के शीर्षक के द्वारा, बी ऑप्शन है अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा, या फिर सी ऑप्शन दिया गया है अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, डी ऑप्शन है अनुसंधान की अवधि द्वारा। तो इसमें जो है आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा। प्रश्न में यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जाता है, यानी कि उसकी डेप्थ को, इसकी गहराई को इन चारों विकल्पों में से किससे आंका जाता है। तो अनुसंधान के उद्देश्य को, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है अनुसंधान करने का, ये जो है अनुसंधान की गहनता को मेजर करता है या इसकी डेप्थ या गहराई को आंका जाता है इसके द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है। तो सिद्धांत के बारे में कुछ स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं और हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला जो ऑप्शन है यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यानी कि कोई सिद्धांत है तो किसी भी घटना को सरलता के साथ जो है समझाने का प्रयास करता है।
बी ऑप्शन है यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है। सी ऑप्शन है यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो ऑप्शन है वो सिद्धांत के बारे में सत्य हैं। यानी ये तीनों जो है स्टेटमेंट या कथन है सिद्धांत के बारे में सत्य हैं। सिद्धांत जो है घटना को सरल ढंग से समझाता है। यानी कोई भी घटना हो, सपोज करिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर कोई एक्सीडेंट है, ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, न्यूटन का लॉ लगाते हैं। क्यों न्यूटन कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण से जो है क्या करता है, ऊपर से कोई भी वेटेड चीज़ नीचे की तरफ खींची चली आती है। तो सिद्धांत क्या करता है, इन घटना को समझने में मदद करता है। दूसरा क्या दिया गया है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है। यानी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी भी व्याख्या करने का प्रयास करता है सिद्धांत। इसके बाद जो सी ऑप्शन दिया गया है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली होती है। यानी कि इसको एक विकसित ऐसी प्रणाली होती है जिससे जो है हम अनेक घटनाओं को डिफाइन करके उससे संबंधित समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कंडीशन में जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट आपका राइट है सिद्धांत के संदर्भ में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का कार्य है। तो यहाँ पे सिद्धांत के कुछ कार्य दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक है जो सिद्धांत का कार्य है। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है आपका वर्तमान ज्ञान का सारांश। बी ऑप्शन है भविष्यवाणी करना। सी ऑप्शन है घटनाओं की व्याख्या करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में यहाँ पूछा गया कि सिद्धांत का कार्य क्या होता है। अगर कोई एक सिद्धांत है तो उसका वर्क क्या होता है। तो उसका वर्क जो है वर्तमान ज्ञान के सारांश के संदर्भ में होता है, उसको समझने में। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है भविष्यवाणी करना, यानी किसी सिद्धांत के आधार पे जो है हम किसी फ्यूचर की घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है घटनाओं की व्याख्या करना, जो भी घटना होती है उनकी व्याख्या करना भी एक सिद्धांत का कार्य होता है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कथन या तीनों स्टेटमेंट आपका सही है सिद्धांत के कार्य के संदर्भ में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। तो पहला जो विकल्प इसमें दिया गया है ऑप्शन लागत कारक पर। बी ऑप्शन है अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर। सी ऑप्शन है शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन में संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। तो अगर आप एक शोध कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है इन चारों विकल्पों में से। यानी कि लागत कारक पर, कितना खर्च उसमें लगने वाला है। फिर बी ऑप्शन है अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर। फिर सी ऑप्शन जो है आपका शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ों पे ये पूरी तरह से जो है एक शोध अध्ययन निर्भर करती है। तो ये तीनों जो है हमारा राइट हो जाएगा इसके संदर्भ में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त में से सभी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है कि एक अनुभववादी का क्या मानना है इन सभी विकल्पों में से। तो एक अनुभववादी का क्या मानना है इन सभी विकल्पों में से, यह बताने का प्रयास करना है। ए ऑप्शन दिया गया है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया था, हम पढ़ रहे थे इसको, कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए। और बी ऑप्शन दिया गया है सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन है ज्ञान हमारे संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। तो यह एक अनुभववादी का मानना है। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछने का आपसे प्रयास किया जा रहा है कि एक अनुभववादी व्यक्ति या विद्वान का जो है इन चारों विकल्पों में से क्या मानना हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे कन्फ्यूजिंग प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया गया है कि प्रयोगात्मक अध्ययन इन सभी विकल्पों में से किस पर आधारित होता है। तो यहाँ प्रयोगात्मक अध्ययन के संदर्भ में कुछ विकल्प दिए गए हैं और पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययन इन सभी विकल्पों में से किस पर आधारित होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एकल चर सिद्धांत पर, फिर बी ऑप्शन है कार्य साधन, फिर उसके बाद जो है सी ऑप्शन दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी आपका राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक अध्ययन जो है एकल चर सिद्धांत पर पूरी तरह से आधारित होता है और यह एक कार्य साधन पर भी आधारित होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपका सही हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान के संदर्भ में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययन इन सभी विकल्पों यानी कि इन चारों विकल्पों में से किस पर आधारित होता है। तो एकल चर सिद्धांत पर और कार्य साधन पर ये आधारित होता है आपका प्रयोगात्मक अध्ययन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया कि निम्न में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। पहला जो ऑप्शन है इसमें अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान मूल मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, सी ऑप्शन है समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त या अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। प्रत्यक्षवादी का मतलब है कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, हम उन पर यकीन करते हों। तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में कौन सी जो है इसमें विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है कि वो क्या करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त और अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्षवाद, बी ऑप्शन है व्याख्याता, और सी ऑप्शन है गुणात्मक, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद। प्रश्न में यही पूछने का आपसे प्रयास किया जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है, यानी कि प्रत्यक्षवाद। यानी कि प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उन पर बिलीव करते हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक चिकित्सा संबंधी समस्या का निदान करना, बी ऑप्शन है बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, और सी ऑप्शन है किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी आंसर किया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। यानी शोधकर्ता की यहाँ पे 4 विशेषता दी गई हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से शोधकर्ता की एक विशेषता नहीं है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। पहला जो दिया गया वह मेहनती और आग्रही होता है, फिर बी ऑप्शन है वह एक सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, सी ऑप्शन है वह वस्तुनिष्ठ होता है, और डी ऑप्शन है वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो इसका जो है हमें सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन नंबर डी, वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है।
तो ये जो है एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं होती है, और जो विशेषता नहीं है उसको हमें ढूंढना है। और यहाँ पर तीनों जो है आपका सही है। वो मेहनती और आग्रही होता है, वह एक सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, तभी तो वो रिसर्च कर रहा है। फिर उसके बाद जो है सी ऑप्शन है वो वस्तुनिष्ठ होता है। तो ये तीनों जो है शोधकर्ता की विशेषता होती है, लेकिन डी जो है वो शोधकर्ता की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया है कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। पहला जो दिया गया ऑप्शन एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, बी ऑप्शन है शोधकर्ता के ज्ञान पर, सी ऑप्शन है समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। प्रश्न में यही पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम अनुसंधान करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या उसका जो है पूरी तरह से खाका तैयार कर रहे हैं, तो उस समय महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। यानी किन महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए, तो समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि हमारे पास समय कितना है और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं कि जिनको इस्तेमाल करके जो हम बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी इन चारों विकल्पों में से पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो दिया गया है ऑप्शन आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में, बी ऑप्शन है मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, सी ऑप्शन है दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर पूछने का यही प्रयास बस किया जा रहा है आपसे कि अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वर्गीकृत के अंतर्गत, और अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। यानी इन तीनों ऑप्शनों जो है आपका ऑप्शन दिया गया है वो राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है अनुसंधान को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जो है जब हमारा तीनों सही है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। तो इन चारों विकल्पों में से जो है दो अनुसंधान के मुख्य दृष्टिकोण हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, बी ऑप्शन है सर्वेक्षण और प्रश्नावली, और सी ऑप्शन है न्यायदर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह, फिर उसके बाद डी ऑप्शन है गुणात्मक और मात्रात्मक। तो हमें यह बताने का प्रयास करना है कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होना चाहिए। तो ये जो है अनुसंधान के दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, और ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। इसको देख लेते हैं। एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया या उसका आयोजन किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए इन सभी विकल्पों में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। यानी ये शोध का कौन सा उद्देश्य है जो एक शोधकर्ता के द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया व्याख्यान करना, सी ऑप्शन है प्रभावित करना, और बी ऑप्शन है विवरण करना, और डी ऑप्शन है भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पे ऑप्शन के ऑर्डर में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो है आपका राइट है, और बी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान करना। तो प्रश्न नंबर 20 का अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न खत्म होता है। इसके बाद अब हम बाकी के जो 20 प्रश्न हैं वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया होगा और जितने भी मैंने प्रश्न पूछे उसका आंसर देने का आपने प्रयास किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये प्रश्न विगत वर्षों में जितने शोध अभिवृत्ति के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर ही आधारित ये प्रश्न है। अगर हम इसके प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट में जो है 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, मैं जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इसके बाद मैं शोध अभिवृत्ति के विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक जगह संकलित करके जो एक वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रत्येक यूनिट से वो बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट को पूरा अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद जो लास्ट में जब प्रैक्टिस सेट सारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा सभी शोध अभिवृत्ति के, उनको भी आप अच्छे तरीके से देखें और इससे उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में से पूछ लिए जाएंगे, उसके साथ साथ ये नए प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को देने का जरूर प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा उसके बारे में भी बताएं, नहीं लगा क्या कमी है उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे विशेष रूप से जो है वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इसमें और भी सुधार हो सकता है वीडियो में तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा, थोड़ा ही अच्छा लगा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है, अप्रिसिएशन देता है कि हम आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क कर सकें। तो आप लाइक ज़रूर करें, इसके साथ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, वो भी प्रैक्टिस सेट जो है अटेम्प्ट कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपका दायित्व है कि अगर आप किसी वीडियो से लाभ ले रहे हैं तो आप दूसरों को भी उसको शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सकें। अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो है बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।